इस वीडियो में हम BCA के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो सेशन ये 2022 से ये 25 वाले जो सेशन है उसका ये क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम जो हुआ था वो मेरा 2023 में हुआ था, उसका ये सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो पहला इसमें एक्सप्लेन करना है, सिंगलटन सेट को एक्सप्लेन करना है। तो ये देखते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। तो सिंगलटन सेट का मीनिंग ही हो गया कि वैसा सेट होगा जिसमें क्या होगा, ओनली वन एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। तो वैसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो इसका एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। तो अब हम सब जानते हैं कि इवन प्राइम नंबर जो होते हैं वो ओनली 2 एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है एंड प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो कि इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो इसका सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल मेरा ये हो जाएगा, मेरा इवन प्राइम नंबर। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो। सेकेंड में आपका बोल रहा है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर सबसेट बोल रहा है सेट ए, मान लो कि एक सेट ए है, ठीक है, और उसको प्रॉपर सेट बोलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर सबसेट बोलना है, तो इसको यहाँ पे हम एक सेट को नहीं बोल सकते हैं, इसमें हमको 2 सेट लेना होगा और उसको कंपेयर करना होगा। और कंपेयर करने के बाद हम बताएंगे कि वो प्रॉपर है या प्रॉपर नहीं है। तो मान लो कि मेरा एक सेट ए है, उसको हम प्रॉपर कब कहेंगे, तो उसको कंपेयर कर रहे हैं सेट बी से। तो उसको प्रॉपर करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट इन ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बी। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो भी मेरा सेट ए में एलिमेंट होगा वो बी में प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी दैट इज नॉट इन ए, ठीक है। यहाँ पे मेन बात ये है कि जो मेरा बी सेट होगा उसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि ए में नहीं होगा, तभी उसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, वरना उसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, यहाँ पे एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट 1 2 3 दे रखा है, और बी है उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है। तो यहाँ हमको क्लियरली दिख रहा है कि ए में क्या है 1 2 3 है, तो इसमें भी 1 2 3 है, और बस एक ही एलिमेंट 4 है जो कि यहाँ पे ए में नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हम ए, और इसको बोलते हैं ए है जो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये हो गया प्रॉपर सबसेट। अब थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। थर्ड में बोल रहा है यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मान लो कि यहाँ पे मेरा सेट ए है, तो उसको कैसे लिखेंगे ये देख लो। ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए। तो बोल रहा है इसका मीनिंग ये हो गया कि कोई सेट ए दे रखा है और उसको हम उसका कंप्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो उसको क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ए है उसको माइनस कर देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो कि कोई एक यूनिवर्सल सेट यू है और हमको क्या करना है, ए का कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए का कंप्लीमेंट अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा यू माइनस का ए। जैसे मान लो कि ये हम वेन डायग्राम से कैसे डिनोट करते हैं, तो ये मान लो कि मेरा यूनिवर्सल सेट है जो कि मेरा क्या है यू है, और एक मेरा सेट ए है जो कि यहाँ पे ए दे रखा है, और हमको ए डैश निकालना है। तो ए डैश का मीनिंग हो गया क्या, ए को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी मेरा यू में बचा है वो मेरा हो जाएगा ए डैश। तो ए के अलावा ये जो भी मेरा एरिया है ये सब मेरा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। और इसको हम ए डैश या ए सी से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा कंप्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। नेक्स्ट है मेरा वेन डायग्राम। तो ये क्या है, इट इज अ वे टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर सेट।
ये क्या है, एक वे है जिसमें हम क्या वो करते हैं ना, दो सेट या दो से ज़्यादा सेट होता है, उसको हम यहाँ पे उसके रिलेशनशिप को यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए यूनियन बी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन। तो ए यूनियन बी को कैसे डिनोट करते हैं, तो एक मान लो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, उसमें एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए का सारा पार्ट एंड बी का सारा पार्ट, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी हो जाएंगे। वैसे ही ए और इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला जो स्क्वायर वाला पार्ट है ये मेरा यूनियन हो जाएगा, ये सॉरी यूनियन बोल रहे, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और ये मेरा क्या है, सेट ए है एंड ये मेरा सेट बी है। तो अगर कोई बोलता है ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, यानी कि ये इस इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि कॉमन वाले जो भी पार्ट आएंगे वो मेरा इंटरसेक्शन का पार्ट होता है। तो ये जितने पार्ट है ए और बी के, ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो ये मेरा है ए इंटरसेक्शन बी। वैसे ही ए डैश फाइन, अगर ये वेन डायग्राम में आगे भी शो करना है, तो ए डैश अगर करना है तो हम क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट ऐसे बना देंगे और उसमें हम ए ऐसे एक सेट बना देंगे, और ए डैश क्या हो जाएगा, बाहर वाले जो भी पार्ट होगा अभी जो बताया गया है ऊपर, ये मेरा ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेन डायग्राम का, ये थोड़ा सा कुछ इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह बता दिए हैं। अगर इसको आपको पूरा देखना है तो इसका एक अलग से वीडियो भी है, वेन डायग्राम कैसे लिखा जाता है, इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, ए डैश क्या है, ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा। चाहो तो आप यहाँ पे ए माइनस बी, बी माइनस ए, उसका भी यहाँ पे डायग्राम बना के एग्जाम में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है गिवन यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट यू दे रखा है जिसका एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6 से 9 तक है। तो ये ना बहुत बार ये वाले क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है, और रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अलग अलग टाइप से अलग अलग लैंग्वेज से बोल के इसको ये एग्जाम में आते हैं। जैसे यहाँ पे 0 से 9 तक दे रखा है, इसके जगह पर आपको एक डिजिट का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये 0 to 9 ना लिख के बोल देगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है, डिजिट का एक यूनिवर्सल सेट है, या यूनिवर्सल सेट नहीं भी बोलेगा तो बोलेगा कि क्या है, डिजिट है। तो जहाँ मेरा डिजिट आ जाएगा वहाँ हम समझ जाएंगे कि 0 से 9 तक हमको नंबर को लेना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, या तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख के आएगा या आपको यहाँ पे डिजिट बोल के आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे एक सेट ए दे रखा है जिसका एलिमेंट 2 4 6 है, बी दे रखा है जिसका एलिमेंट 1 3 5 7 है, और सी दे रखा है, तो इसमें कुछ वैल्यू है और इसको हमको फाइंड करना है। तो अभी बताया गया है ए सी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ए का कॉम्प्लीमेंट बोलो या ए सी बोलो या इसको ए डैश बोलो। ठीक है, तो अब सबसे पहले पहला वाला जो भी मेरा इसमें दे रखा है इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ए सी फाइंड करते हैं, तो ए सी यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है, 0 से लेकर 9 तक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे ए वाले सेट को, तो ए मेरा जो है वो 2 4 6 है। तो इस वाले सेट में से 2 4 6 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यानी कि 2 एंड 4 एंड 6 को हटा देंगे, तो बच जाएगा मेरा क्या, 0 1 3 5 7 8 9। तो ये हो गया मेरा ए सी। और क्वेश्चन में मेरा क्या बोल रहा था, ए सी इंटरसेक्शन बी फाइंड करना था, तो ए सी मेरा इतना हो गया, और उसका इंटरसेक्शन का ये मीनिंग क्या होता है, कॉमन वाले जो भी होंगे उसको लिखना है। तो ए में और ये क्या है, ए सी में एंड बी में कॉमन क्या आ जाएगा, 1 3 एंड 5 एंड 7। तो 1 3 5 7 ये पहला का आंसर हो जाएगा। वैसे बी पार्ट में मेरा क्या फाइंड करना है, बी पार्ट में मेरा ए यूनियन बी माइनस का सी फाइंड करना है। तो ए मेरा 2 4 6 है, और बी मेरा 1 3 5 7 है, और सी जो है वो मेरा 6 7 है। ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी है सेट उसको सॉल्व करेंगे, तो इसका यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन का मतलब होता है इस दोनों में जो भी है सबको लिख डालो, लेकिन ध्यान रखना है किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है,
सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लिखे, 2 3, इधर से 4 आ गया, इधर से 5 6 एंड 7। तो ये आ गया मेरा ए यूनियन बी आ गया। और उसमें से हमको माइनस कर देना है 6 7 को, यानी कि इसमें से हमको माइनस कर देना है 6 7 को। तो 6 और 7 हट जाएगा, तो बचेगा मेरा 1 2 3 4 5। और ये मेरा ये बी का आंसर हो गया। और सी पार्ट में बोल रहा है ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए आप क्या करो, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को अगर माइनस कर देते हैं तो ये फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से यूनिवर्सल सेट क्या है मेरा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। और मेरा ए क्या था, ए जो मेरा सेट था वो मेरा 2 4 6 था। एंड इसका मेरा क्या करना है, यूनियन करना है सी वाले। तो सी में क्या था, 6 एंड 7 था। तो इसका यूनियन करेंगे तो 2 4 6 7 आ जाएगा, 2 4 6 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करना है, तो इसको इसमें से माइनस करना है तो क्या हट जाएगा, इसमें से 2 हट जाएगा। और क्या है, 4 है तो 4 हट जाएगा। एंड क्या है, 6 6 एंड 7। तो बचेगा क्या यहाँ से, 0 1 3 5 8 एंड 9। ये मेरा हो जाएगा, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर सी का यहाँ पे 2 के सी पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। डी में बोल रहा है ए का यूनियन करना है यूनिवर्सल सेट से, और इसका जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन करना है बी का यूनियन सी करने से जो आएगा उससे करना है, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ का यूनियन अगर इससे करते हैं तो इसका सारा एलिमेंट तो इसमें है, तो वही यूनिवर्सल सेट जो होगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 1 2 3 से 9 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। और बी यूनियन सी, तो बी वाले जो बी का जो पार्ट है, बी जो है सेट, उसमें जो एलिमेंट है वो मेरा है 1 3 5 एंड 7। और सी में जो है वो है मेरा 6 एंड 7। तो इसका हमको यूनियन करना है, तो इस सब में जो भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, वो सारे आ जाएंगे। तो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है एंड 7 भी है। तो ये आ गया बी यूनियन सी। अब इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन वाले लिखना है। तो 1 है तो 1 हो जाएगा, 3 है, दोनों में 3 है तो 3 भी हो जाएगा, 5 भी है 5 भी हो जाएगा, 6 भी है, 7 भी है, और 7 तक ही है। तो ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 2 के डी का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी मेरा थियरी बेस ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप हम इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेना कि उसको क्या कैसे लिखना है, ठीक है। उसको पढ़ाया गया है, आप वहाँ से उसको पढ़ के और आप से लिख सकते हो। तो उसको हम छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं। जो सॉल्व करने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम अभी सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है एक फंक्शन दे रखा है ax² + bx+2, और f1 का उस फंक्शन में 1 का वैल्यू पुट करने पर f1 का जो वैल्यू है वो 3 आ रहा है एंड f4 का वैल्यू 42 आ रहा है। तो यहाँ से हमको b का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन दे रखा है, फंक्शन एक दे रखा है, उसमें f1 का वैल्यू इतना आ रहा है और f4 का वैल्यू इतना आ रहा है। तो यहाँ पे हमको f1 लाने के लिए इस फंक्शन में अगर हमको f1 लाना है तो x के जगह पर क्या पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा a1 का स्क्वायर प्लस b1 प्लस 2, यानी कि ये आ जाएगा a + b = 2, जिसका वैल्यू हमको कितना दे रखा है 3। तो यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी कि a + b का वैल्यू कितना आ गया 1। अगेन वैसे ही अगर हम x के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे तो f4 आ जाएगा एंड f4 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा f4 = a, और यहाँ पे x² था यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b x था तो 4 हो जाएगा, और प्लस का 2। फंक्शन मेरा क्या था, ax² + bx + 2। तो यहाँ पे x के प्लेस पे हम क्या रख दिए, 4 रख दिए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
16a+4b+2 = 42। ठीक है, यहाँ से ये आ गया 16a+4b=, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40। और इसको यहाँ इसमें से हम 4 को कॉमन करेंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या किए, 4 को कॉमन कर लिए तो 4a+b=40 आ गया। और 4 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, तो 4a+b हो गया 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन मेरे पास आ गया। एक मेरा क्या आया था, एक मेरा a+b=1 आया था और एक मेरा 4a+b=10 है। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू मेरा 3 आ जाएगा और a का वैल्यू 3 को हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो। पुट करने के बाद मेरा जो b का वैल्यू है वो -2 आ जाएगा और यही क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इफ़ a यानी कि एक सेट a दे रखा है जिसका एलिमेंट 1, 3 एंड 5 है और मान लिया है कि r एक रिलेशन है। यहाँ पे r बी अ रिलेशन सच डेट x रिलेटेड है, जो x का रिलेशन y के साथ जो बन रहा है वो इफ़ y = x+2 है एंड s बी द रिलेशन सच डेट x, और जो s रिलेशन बन रहा है y के साथ सच डेट इफ़ जो है वो x <y है। यहाँ पे हमको दो रिलेशन दे रखा है, एक मेरा r है एंड एक मेरा s है और ये दोनों रिलेशन हमको इस सेट a से फाइंड करना है और उस रिलेशन को फाइंड करने के बाद हमको ROS निकालना है, SOR निकालना है, ROR निकालना है एंड SOS निकालना है और ये डायग्राम के हेल्प से निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेट मेरा ये दे रखा है, तो सेट A जो है वो मेरा 1, 3, 5 हो गया एंड पहला रिलेशन मेरा क्या है, R से डिनोट किया गया है तो R हो गया और इस पे कंडीशन क्या लगाया गया है, जो y होगा वो मेरा x+2 होगा, यानी कि जो y है वो मेरा x+2 है और जो बनेगा वो रिलेशन कैसे बनेगा, x एंड y में ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये दो जो ये रिलेशन दिया गया है उसको एक इस फॉर्म में इसको सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, जिससे हमको ये आगे इसको सॉल्व करने में इजी रहेगा। वैसे ही एस है तो एस मेरा रिलेशन किसके किसके बीच में है, एक्स एंड वाई के बीच में है और इस पर कंडीशन क्या लग रहा है, ये मेरा क्या है, कंडीशन है और ये मेरा रिलेशन इसके बीच में है और ये सब मेरा कंडीशन है। और जो एक्स वाई जो है वो बिलोंग किस में करना चाहिए, ए में ही करना चाहिए, यानी कि जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा वो मेरा इसी सेट के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि 5 है तो कहीं 6, 7 ऐसे नहीं आना चाहिए, सब में एक्स वाई जो रहेगा वो 1, 3, 5 से ही लिया जाएगा। तो सबसे पहला रिलेशन देखते हैं, मेरा आर जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि वाई जो होना चाहिए x+2 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, अगर हम x का r के लिए देखते हैं x एंड y, अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो इसमें हम 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वही अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 2 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि इस सेट में 2 तो है ही नहीं तो 2 नहीं लेंगे। अब क्या है, सेट में 3 है तो x का वैल्यू हम यहाँ पे 3 लेंगे। तो अगर हम x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब x का वैल्यू हम यहाँ पे 5 है तो क्या यहाँ पे 5 ले सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम 5 लेते हैं तो y मेरा क्या आ जाएगा, 7, जो कि 7 मेरा इस सेट में नहीं है तो ये 7 वाले पार्ट को हम नहीं लेंगे, यानी कि r में बस मेरा ये 2 ही रिलेशन आएगा। ठीक है, तो r जो है वो मेरा 1 एंड 3 होगा एंड 3 एंड 5 होगा, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे नहीं होगा। तो ये हो गया मेरा r। वैसे ही s के लिए देखते हैं। ठीक है, तो s मेरा क्या है, एस एक रिलेशन है जो कि एक्स और वाई के बीच में होगा और यहाँ पे बोल रहा है एक्स जो है वो स्मॉलर होना चाहिए वाई से। तो अगर हम एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं तो वाई का वैल्यू हम 3 ले सकते हैं, वाई का वैल्यू 1 तो नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल टू दिया रहता तो हम एक्स का वैल्यू 1 एंड वाई का वैल्यू 1 ले सकते थे, क्योंकि 1 मेरा क्या है, इस सेट में एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पे क्या है, मेरा एक्स का वैल्यू लेस देन वाई है तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे 3 लेंगे। अगेन x का वैल्यू 1 लेके और y का वैल्यू 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि x मेरा क्या है, छोटा है।
अब क्या आता है उसके बाद 1 का तो हो गया दोनों से। अब 3 का देखते हैं। तो 3 जो है वो मेरा 3 से छोटा तो नहीं होगा, तो 3 मेरा क्या हो जाएगा 5 से छोटा होगा, तो 3 को 5 से छोटा कर देंगे। तो एक ये रिलेशन आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये मेरा एस के लिए हो गया और ये मेरा आर के लिए। तो एस जो है वो मेरा 1 3 1 5 एंड 3 5 आ गया। तो यहाँ से हमको आर एंड एस फाइंड हो गया। अब इसको हमको डायग्राम के थ्रू आर ओ एस फाइंड करना है, एस ओ आर फाइंड करना है एंड आर ओ आर एस ओ आर फाइंड करना है। तो इसको देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमको आर ओ एस फाइंड करना है। तो आर ओ एस फाइंड करने के लिए जो मेरा सेट ए था तो सेट ए लिखेंगे, सेट ए का एलिमेंट लिख लिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी एक सेट बना लिए, उसमें भी एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। अब जो मेरा सेट था आर, वो किस किस से रिलेटेड था, 1 से 3 था एंड 3 से 5 था। इसके अलावा किसी और से तो नहीं था ना। तो पहला जो है आर रिलेशन हम यहाँ पे बना दिए, 1 से 3 एंड 3 से 5। वैसे ही एस उसके बाद हम एस बनाएंगे। तो एस में क्या था, वही 1 3 5 लिख देंगे एंड 1 जो था यहाँ पे 1 जो था वो मेरा 3 से था एंड जैसे यहाँ पे लिखा है ना 1 क्या है 3 से, तो 1 3 से करेंगे और 1 5 से भी है तो 1 मेरा 5 से भी आ जाएगा। वैसे ही 3 क्या है 5 से, तो 3 मेरा 5 से आ जाएगा। तो ये तो हो गया डायग्राम के थ्रू इसको दिखा दिए। अब इसमें आर ओ एस में वही लिखेंगे जो सारे में कनेक्ट हो। जैसे 1 से 3 कनेक्ट है तो 3 से यहाँ पे 5 कनेक्ट है, तो 1 इसका पहला और इसके लास्ट वाले जिससे कनेक्ट आ रहा है तो 1 और 5 हो जाएगा। 3 यहाँ से 5, 3 जो है वो 5 से कनेक्ट है, बट यहाँ पे 5 किसी भी इस ये वाले सेट में किसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो जो आर ओ एस है केवल मेरा 1 एंड 3 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हमको एस ओ आर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सेट ए का रिलेशन जो है वो उसको यहाँ पे दिखाएंगे। तो जो मेरा से ए था तो ए का 1 3 5 एलिमेंट लिख दिए और इधर भी हम लिख दिए 1 3 5। अब यहाँ पे क्या था, एस में क्या था 1 से 3 रिलेटेड था, तो 1 से यहाँ पे हम 3 को रिलेट कर देंगे। अगेन उसमें 1 से 5 भी रिलेटेड था, तो 1 से यहाँ पे 5 को भी रिलेटेड कर देंगे एंड 3 से भी 5 रिलेटेड था तो 3 से 5 को रिलेटेड कर देंगे। और आर में क्या था, आर में मेरा था 1 से 3 था रिलेटेड, तो 1 से 3 को कर देंगे एंड 3 से 5 था तो 3 से 5 कर देंगे। और मेरा आर में 5 किसी से रिलेटेड नहीं था तो 5 को किसी से नहीं करेंगे। अब फिर यहाँ पे देखते हैं 1 3 से हो रहा है और 3 5 से हो रहा है, तो 1 और 5 हो जाएगा। बीच वाले जो है उसको नहीं लिखेंगे, स्टार्टिंग एंड एंड वाले। तो 1 एंड 5 हो गया। फिर 1 मेरा 3 से हो गया और 5 से हो गया। 1 मेरा 5 से है बट यहाँ 5 इसमें किसी से भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 3 5 से है और यहाँ 5 किसी से नहीं है इधर, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो इसमें भी क्या होएगा, एक ही आएगा जो कि 1 और 5 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा आर ओ आर है। तो सबसे पहले यहाँ आर को लिख देते हैं। आर में मेरा क्या था, तो आर का जो रिलेशन था वो 1 से 3 का था एंड 3 का 5 से था। तो ये सेट बना लिए, ठीक है, 1 3 5 एंड यहाँ भी बना लिए 1 3 5। अब देखो 1 से 3 है तो 1 से हम 3 को रिलेट करेंगे, फिर 3 से 5 है तो 3 को 5 से रिलेट करेंगे। वैसे ही नेक्स्ट आते हैं 1 3 5। तो 1 से 3 है तो यहाँ भी 1 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 3 से 5, तो यहाँ 3 से 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से यहाँ 3 हो रहा है और 3 से क्या हो जा रहा है 5, तो 1 5 हो गया। फिर 3 से 5 हो रहा है, 5 से किसी चीज़ का नहीं हो रहा है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ 1 का यहाँ पे 3 से हो रहा है बट इसमें इससे किसी से नहीं हो रहा है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे वही लिखना है जो सबसे कनेक्ट हो, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 1 एंड 5, इसका भी 1 एंड 5 आ जाएगा। वैसे डी पार्ट में मेरा SOS निकालना है। तो SOS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस को लिखते हैं। एस में क्या था 1 3 था एंड 1 5 था
3 5। तो सेट बनाएंगे 1 3 5, एक और सेट बनाएंगे 1 3 5। अब 1 से मेरा क्या रिलेटेड है 3, तो 1 से हम क्या करेंगे 3 को रिलेट कर देंगे। अगेन 1 से मेरा क्या है 5, तो 1 को 5 से रिलेट करेंगे। एंड 3 5 से है तो 3 को 5 से रिलेट करेंगे। वैसे यहाँ आएंगे तो 1 मेरा किस चीज़ से है 1 3 से, तो 1 3 से हो गया। एंड 3 किस 1 5 से भी है तो 1 5 से भी कर देंगे। और 3 5 से है तो 3 5 से है। अब यहाँ देखेंगे कि सारे में कौन कनेक्ट है, तो 1 जो है वो मेरा 3 से है एंड 3 जो है वो मेरा 5 से है, तो 1 5 हो गया। 3 जो है वो मेरा क्या है 5 से है, बट 5 किसी से नहीं है। यहाँ भी 3 जो था वो 5 से था, किसी से नहीं है। 5 जो है 5 से है, यहाँ किसी से नहीं है, तो बस इसका भी आंसर 1 और 5 हो जाएगा। तो ये जो है ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो है वो थियरी बेस्ड है, तो उसको आप लोग कहीं से भी देख के लिख सकते हो, याद कर सकते हो, कैसे लिखना है वो समझ सकते हो। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है व्हाट इज हैश डायग्राम and show that set of all divisors of 12 form of a lattice। ठीक है, तो इसमें हैश डायग्राम के बारे में बताना है एंड 12 का जो भी डिवाइजर होते हैं उसको एक लैटिस के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हैश डायग्राम कैसे होता है, तो जैसे वेन डायग्राम हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं, वैसे ही हैश डायग्राम जो होते हैं वो रिलेशन को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना, वेन डायग्राम हम किसी सेट को रिप्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और हैश डायग्राम जो है वो हम किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ हैश डायग्राम का डिफिनेशन लिखा हुआ है, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इन विच ऑल एरोहेड आर अंडरस्टूड टू बी पॉइंटिंग अपवर्ड इज नोन एज हैश डायग्राम। ठीक है, ये कि सारे रिलेशन जो भी रिलेशन के टाइप होते हैं सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो रिलेशन होते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, उसको हम इसमें डायग्राम हैश डायग्राम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। तो पार्शियल कोई भी अगर रिलेशन दिया हुआ है उसको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होने के लिए उसको 3 टाइप के रिलेशन होना पहले मस्ट है। ठीक है, अगर वो 3 टाइप के रिलेशन को फुलफिल करता है तो उसका हैश डायग्राम बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उसका रिलेशन होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव, सेकंड होता है एंट्रीसिमेट्रिक और थर्ड जो होता है वो ट्रांजिटिविटी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि अगर कोई रिलेशन खुद से रिलेशन को फुलफिल करता है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मान लो कि ए और खुद से, यानी कि ए जो है ए से रिलेट करता है तो वो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मान लो कि अगर कोई सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है और बोलेगा इसमें आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ, तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 1 2 2 एंड 3 3। वैसे ही यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो होते हैं वो ए बी, अगर मान लो कि एक ये रिलेशन का एक सेट बनाया है, ठीक है, और इसमें अगर ए बी रह रहा है तो इसमें बी ए नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ आया? मान लो कि जैसे यहाँ पे बनाते हैं, यही सेट है, ठीक है, और एक रिलेशन बनाते हैं और इसमें हम रखते हैं 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3। तो यहाँ पे देखो 1 2 है, बट इस रिलेशन में कहीं पे हमको 2 1 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, यानी कि ये जो है वो मेरा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को शो करता है। यह पे अगर इस रिलेशन में 2 1 आ जाता तो वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता। तो ये होता है मेरा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंड ट्रांजिटिविटी जो होता है वही, अगर ए बी अगर बिलोंग कर रहा है ए में, यानी कि
यहाँ पे 1 2 अगर इस रिलेशन में है एंड 2 2 अगर इस रिलेशन में है तो 1 2 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे मान लो कि ए के जगह पर ए बी है तो ए बी के जगह पर यहाँ पे 1 2 है, तो 1 2 अगर इस सेट में है, ये वाला जो भी रिलेशन है उसमें है, और जो मेरा बी सी यानी कि 2 2 इसके जगह पर हम लिख रहे हैं 2, चलो 2 2 यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे 2 and 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 and क्योंकि यहाँ पे सी लिखे यानी कि इसको अलग ले लेते हैं, अलग से 2C भी अगर इसमें है तो इसमें मेरा 1 और 3 भी होना चाहिए, 1 और 3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। तो इस रिलेशन में हमको कहीं भी 1 3 नहीं दिख रहा है तो ये ट्रांजिटिविटी नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको हमको ट्रांजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, 1 3 इसमें एक रिलेशन को रखेंगे तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव भी रिलेशन हो जाएगा। तो ये हो गया पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का 3 कंडीशन हो गया। पहला रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेकंड एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए एंड थर्ड जो है वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ये हो गया हैश डायग्राम का डिफिनीशन, ठीक है। अब इसमें हैश डायग्राम ड्रॉ करने का कुछ कंडीशन होता है। तो सबसे पहले ये डायग्राम जो बनाया जाता है उसमें एग्जाम्पल चाहो तो आप दे सकते हो एग्ज़ाम में, लेकिन इस क्वेश्चन में ही दे रखा है एक 12 और उसका एक लैटिस के थ्रू हैश डायग्राम मानो तो उसके थ्रू यहाँ पे हमको एक इसका ड्रॉ करना है, डिवाइजर्स का ड्रॉ करना है। तो इसी के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे 12 का डिवाइजर का लैटिस का यहाँ पे हैश डायग्राम के थ्रू यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 12 का डिवाइजर क्या क्या हो सकता है, 12 किस यहाँ पे 12 का डिवाइजर का मीनिंग हो गया कि 12 किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो 12 मेरा 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, बट 5 से तो नहीं होगा, 6 से होगा और 12 से होगा। तो 12 का डिवाइजर हो गया 1 2 3 4 6 12। अब इसको हमको इसका लैटिस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बनाने के लिए लैटिस बोलो या यहाँ पे हैश डायग्राम बोलो तो ठीक है। तो सबसे पहले उसको बनाने के लिए सबसे जो इसमें से छोटे वाले होते हैं उसको सबसे नीचे लिखते हैं, ठीक है। सबसे नीचे लिखने के बाद उसके बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या किए, एक 2 लिखे और 2 से एक लाइन को ड्रॉ कर दिए। उसके बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो क्या हम 3 इधर ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 जो है वो मेरा 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है तो इसके लिए, लेकिन 1 से तो होता है, इसी वजह से 1 से इसका एक अलग रास्ता बना देंगे, ठीक है। तो इसका एक अलग रूट बन गया और इसका एक अलग रूट बन गया और बीच में 1 है क्योंकि 1 मेरा इधर भी डिवाइड होता है एंड इधर भी डिवाइड होता है। उसके बाद मेरा 4 है तो 4 इधर इस साइड तो नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरा 3 से 4 डिवाइड नहीं होता है, बट 2 से तो होता है, इसी वजह से 4 को हम इस साइड लिखेंगे। फिर आ गया मेरा क्या, 6 जो है वो मेरा 3 से होता है बट 4 से नहीं होता है। तो 3 से इसका मानो इसका एक रास्ता 3 से बना देंगे, ठीक है। बट 6 जो है वो मेरा क्या 2 से भी होता है तो इसको 2 से भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आता है, 12 जो है वो मेरा 6 से भी होता है, 4 से भी होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों साइड से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो मेरा डिवाइजर्स का एक लैटिस बन गया। और इसमें पूछा जाता है कि मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा और मिनिमल एलिमेंट क्या होगा। तो मैक्सिमल एलिमेंट का मीनिंग हो गया सबसे जो अपर साइड में होगा उसको, यानी कि ये 12 हो गया, और लोअर साइड में जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, नीचे से स्टार्ट किया जाता है और ऊपर की तरफ जाया जाता है, और नीचे हम सबसे छोटे वाले जो नंबर होगा उससे स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है लेट द फंक्शन ऑफ, एक फंक्शन दे रखा है जो कि रियल नंबर टू रियल नंबर टेंड कर रहा है, बी गिवन बाई f(x) एक दे रखा है जो कि x² + 1 है। तो इसमें फाइंड करना है f इनवर्स, और x का वैल्यू -5 पर f इनवर्स फाइंड करना है, और f इनवर्स +26 पे एंड f इनवर्स 10 और 37 इस पे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं।
तो इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को वाई में और वाई को एक्स में इसको लिखेंगे। ठीक है, जो फंक्शन है इसको हम क्या करेंगे, वाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो गया मेरा वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है वो इसको इधर लिखेंगे तो वाई माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू जो आ गया वो मेरा वाई माइनस 1 हो गया। और एफ जो ये फंक्शन हो गया एफ इनवर्स, तो इसको हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, और जो ये मेरा वैल्यू आया है यही जो है वो मेरा एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू है। तो ये एफ इनवर्स एक्स मेरा फाइंड हो गया। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू है एक्स के प्लेस पे उसको पुट करके यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहला वैल्यू मेरा क्या है, एफ इनवर्स -5 को फाइंड करना है। तो एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे, -5 को पुट करेंगे। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 -1 यानी कि ये आ गया -6। लेकिन मेरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, जो मेरा फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो रियल नंबर होना चाहिए। बट ये मेरा क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। तो -6 मेरा रियल नंबर में तो बिलोंग करता नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, ये -5 का जो एफ इनवर्स -5 का जो वैल्यू होगा वो इसमें नथिंग आएंगे, यानी कुछ नहीं, यानी कि इसको हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये एफ इनवर्स -5 का वैल्यू आ गया। वैसे ही एफ इनवर्स यहाँ पे 26 का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स जो फंक्शन था मेरा एफ इनवर्स वो क्या था, √x-1, यानी कि 26 -1 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और इसका वैल्यू मेरा +-5 होता है। तो एफ इनवर्स 26 का वैल्यू -5 एंड +5 हो जाएगा। ऐसे ही जो है वो मेरा लास्ट में क्या बोल रहा है, एफ इनवर्स 10 37 फाइंड करना है। ठीक है, तो एफ इनवर्स 10 यानी कि 10 -1 यानी कि 9 आ गया, तो ये +-3 आ गया। और 37 के लिए ये 37 -1 यानी कि 36 यानी कि +-6, यानी कि एफ इनवर्स जो है वो 10 और 37 पे कितना आ रहा है, -3 एंड -6। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी थियरी बेस्ड है। अगर हो सके तो इसका हम सॉल्यूशन नोट ये टेलीग्राम पे डाल देंगे। जो भी है थियरी बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो सके तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, और आपको रहा एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो वो डिजिट वाला जो भी क्वेश्चन है PYQ में आप देख लीजिएगा, वो बहुत बार रिपीट किया हुआ है, वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और एक और टर्म जो आता है इसमें, के मैप के जो क्वेश्चन होते हैं वो अभी के एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो के मैप के जितने भी क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक